तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, वृषण व अंडाशय के कार्य को लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि वृषण व अंडाशय के कार्य को लिखना है। तो इसमें क्या है कि वृषण का कार्य, वृषण जो होता है, वृषण में किसके होता है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का, वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और क्या होता है, वृषण में जो होते हैं, वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा, वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन उत्पन्न होता है। वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा, नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन स्रावित होता है जिससे वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन स्रावित होता है, जिससे नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। जिससे नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ये सेकंड, वृषण व अंडाशय के दो कार्य। अब अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में कितना है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है इसमें। और अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। अंडाशय में जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का आभास होता है। जिससे मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। लक्षण जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। हाँ, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मनुष्य के वृषण जो होते हैं, मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों। यानी कि क्या पूछा है कि इसमें मनुष्य के जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर, यानी कि एबिडोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं, क्यों। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के वृषण में जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, इस मनुष्य के वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया चालू रहती है। और ये होती कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि जनन उपकला में स्टार्ट रहती है। तो मनुष्य के वृषण में जो होता है, यहाँ पर हमको लिखना होगा कि मनुष्य के वृषण में स्पर्मेटो है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है, जेनेसिस की क्रिया चलती रहती है। हाँ, कि मनुष्य के वृषण में जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है चलती रहती है। और कहाँ चलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि जनन उपकला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि जनन उपकला में, जनन उपकला में, यानी कि
मनुष्य के वृषण में जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया चलती रहती है। कहाँ चलती रहती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि जनन उपकला में चलती रहती है, जिसके कारण उदर गुहा का तापमान जो होता है, उदर गुहा का तापमान, इसके कारण उदर गुहा का तापमान जो होता है, का तापमान सामान्य तापमान का 2 से 2.5 डिग्री, 2 डिग्री से 2.5 डिग्री या फिर 3 डिग्री भी बोल सकते हैं, कम हो जाता है। कम हो जाता है जो मतलब, सॉरी रुकेंगे थोड़ी सी, ये हाँ जी, हाँ इसमें क्या होता है, उदर गुहा का तापमान जो होता है सामान्य ताप का 2 से 2.5 डिग्री कम हो जाता है, जिसके कारण जो होते हैं वृषण जो होते हैं उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका तापमान कम होने से क्या होता है, जब तापमान कम हो जाता है तो जो स्पर्म है यानी कि शुक्राणु जो है तो आसानी से फ्लैजिलेट कर सकते हैं, यानी कि फ्लैजिलेट की तरह गति कर सकते हैं और ये खराब नहीं होते। ठीक है। इसे उदर गुहा का तापमान समझते हैं। हाँ, इसके कारण क्या होता है, जिससे वृषण जो होते हैं आसानी से गति कर सके, वृषण जो होते हैं आसानी से गति कर सके, वृषण आसानी से गति कर सके और इनको गति करने में कोई परेशानी न हो, है ना, ताकि इनका निर्माण आसानी से हो सके। और इनका निर्माण जो होता है आसानी से हो सके, इनका निर्माण आसानी से हो सके। हाँ, तो ये रहा इसका। और हम यहाँ पर थोड़े से टूटे फूटे शब्द में लिखे हैं, तो आप लोगों को मतलब याद करने के लिए अच्छा रहेगा ये छोटे छोटे शब्द टूटे फूटे। तो आप लोग चाहे जैसे भी लिखना, पेपर में ये नहीं है कि मतलब आप लोगों को पूरा एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सिर्फ ये याद रहे, इसके मेन टॉपिक याद रहे तो आप लिखेंगे तो इसको ऐसा नहीं होगा कि नंबर कट जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं। और इसमें जैसे कि इसमें कुछ और हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया वृषण कोश हो गया, ये वृषण हो गया, ये वृषण कोश हो गया, यानी कि स्क्रोटल सेक, ये वृषण कोश हो गया, या फिर हम वृषण कोश या फिर हम स्क्रोटम भी बोल सकते हैं। वृषण कोश हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसको हम वृषण बोलेंगे, टेस्टिस हो गया, है ना, टेस्टिस। ये अलग अलग है तो टेस्टिस, और अगर एक साथ दोनों को बोलेंगे तो TESTIS हो जाएगा, टेस्टिस। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक वृषण जो होता है वृषण कोश से जिस एक रेशेदार संरचना से जुड़ा होता है, इसे हम गुबरनेकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुबरनेकुलम। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको, ये ऐसे जुड़ा होता है, इसे हम गुबरनेकुलम बोलते हैं। ये गुबरनेकुलम बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? गुबरनेकुलम बोलते हैं। गुबरनेकुलम जो होती है एक गुबरनेकुलम जो होता है वृषण कोश से बांध के रखती है। गुबरनेकुलम जो होती है वृषण एक निश्चित स्थिति प्रदान करती है, निश्चित स्थिति यानी कि वृषण को मतलब वृषण कोश से इधर उधर नहीं जाने देती। नहीं पता चला कि एक वृषण इधर रहा, एक गायब हो गया, इसीलिए गुबरनेकुलम का कार्य क्या होता है कि वृषण को वृषण कोश से एकदम बांध के रखते हैं कि नहीं भाई साहब, आप यहाँ से नहीं जा सकते किसी भी तरह से। और एक गुबरनेकुलम जो होती है एक लचीली रेशेदार संरचना होती है, ये लचीली रेशेदार संरचना होती है, लचीली रेशेदार
लचीली रेशेदार संरचना होती है। गुबरनेकुलम जो होती है एक लचीली रेशेदार संरचना होती है। और इसमें क्या होता है कि जो गुबरनेकुलम होती है ये जो होता है भ्रूण परिवर्धन के दौरान, गुबरनेकुलम जो होती है भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास जो होता है उदर गुहा के अंदर कराते हैं। गुबरनेकुलम जो होता है भ्रूण परिवर्धन के दौरान, भ्रूण परिवर्धन के दौरान जो होता है वृषण का विकास जो होता है, भ्रूण पर वृषण का विकास जो होता है, उदर गुहा के अंदर कराती है ना। उदर गुहा यानी एबिडोमिनल कैविटी, उदर गुहा के अंदर कराती है, उदर गुहा के अंदर कराती है। हाँ, जो गुबरनेकुलम जो होते हैं भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास जो होता है उदर गुहा के अंदर कराते हैं। और इसमें क्या होता है कि उदर गुहा से वृषण को, और क्या होता है गुबरनेकुलम और क्या कर सकते हैं, तो उदर गुहा से वृषण को वृषण कोष में उधर लाने में सहायता करते हैं। गुबरनेकुलम जो होते हैं तो उदर गुहा से वृषण को, ये हो गया एक उदर गुहा से वृषण को, उदर गुहा से वृषण को वृषण कोष में लाने में, वृषण कोष में लाने में, स्क्रोटल सेक में लाने में सहायता कर, वृषण को वृषण कोष में लाने में सहायता करते में सहायता करती है। गुबरनेकुलम जो है ये निश्चित स्थिति प्रदान करती है, एक लचीली रेशेदार संरचना होती है और ये निश्चित स्थिति प्रदान करती है। और इसमें क्या होता है भ्रूण परिवर्धन के दौरान जो होता है वृषण का विकास जो होता है, विकास उदर गुहा के अंदर कराती है। गुबरनेकुलम ही एक है जो भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास यानी टेस्टिस का विकास उदर गुहा एबिडोमिनल कैविटी के अंदर कराए, वरना पता नहीं कहाँ चला जाए वृषण टेस्टिस, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए गुबरनेकुलम जो होते हैं भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास जो होता है उदर गुहा के अंदर कराती हैं। और इसमें क्या है कि उदर गुहा से वृषण को वृषण कोष में लाने में सहायता करते हैं। उदर गुहा से यदि गुबरनेकुलम ना हो तो उदर गुहा में जो वृषण है वृषण कोष में न आए, यानी कि स्क्रोटल सेक में न आए, पता नहीं कहाँ घूमता रहे। इसीलिए एक जो गुबरनेकुलम होते हैं ये सब ये काम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग, हाँ ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि है प्रसव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हम लोग पहले मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग डायग्राम का एक साथ करेंगे, डायग्राम को एक साथ। तो इसमें क्या है कि प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव किसे कहते हैं और प्रसव किसे कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है प्रसव यानी पूर्ण विकसित, इसमें क्या हो, उसका उत्तर क्या होगा, पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रसव कहलाती है। यानी कि पूर्ण विकसित शिशु यानी कि पूर्ण विकसित बच्चे का माता के गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया जो होती है ये प्रसव कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रसव। यानी कि पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया जो होती है ये प्रसव कहलाती है। और प्रसव क्रिया जो होते हैं एंडोक्राइन, यानी कि उल्टा हो गया। हाँ, यानी कि प्रसव की क्रिया जो होते हैं पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया में, प्रसव क्रिया में न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि तंत्रीय अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि तंत्रीय अंतःस्रावी यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि तंत्रीय अंतःस्रावी जो होते हैं, तंत्रीय अंतःस्रावी जो होते हैं क्रिया द्वारा प्रेरित होती है ना। क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि तंत्रीय अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। ये तो प्रसव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि अपरा प्लेसेंटा
क्या है कि अपरा या प्लेसेंटा, है ना। सॉरी, अब अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है? अपरा या फिर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है? क्या होता है? अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो होता है, गर्भाशय में बनने वाला जो होता है, अपरा जो होता है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर बनने वाला जो होता है एक अस्थायी जीवन रक्षक अंग होता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान बनने वाला एक अस्थायी, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में बनने वाला जो होता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर बनने वाला एक अस्थायी जीवन रक्षक अंग होता है, जीवन रक्षक। हाँ, एक अपरा जो होता है तो गर्भावस्था के दौरान जो होता है गर्भाशय के अंदर बनने वाला एक अस्थायी जीवन रक्षक अंग होता है। अब इसमें गर्भावस्था में क्या होता है कि अपरा से ये जो होता है गर्भनाल के माध्यम से विकसित हो रहे शिशु को, ये इसका कार्य क्या होता है, गर्भनाल के माध्यम से विकसित हो रहे शिशु को, विकसित हो रहे शिशु को पोषण प्रदान करता है। अपरा जो होता है गर्भनाल के माध्यम से विकसित हो रहे शिशु यानी कि भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और ये जो होता है ये पोषण प्रदान करता है, ये पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य अपरा होता है। पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, अपरा को। एवं जो होता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकलता है, ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का भी, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का भी काम जो होता है ये अपरा का ही होता है। किसका होता है, अपरा या प्लेसेंटा का ही होता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने का काम जो होता है अपरा का ही होता है। ये जो होता है माँ और बच्चे के बीच, ये जो होता है माँ और भ्रूण के बीच जो होता है एक पुल का काम करता है ना, पुल का काम करता है। यानी कि पुल का काम इस तरह से करता है जैसे कि माँ के अंदर जो बन रहे पोषक तत्व हो गए वो बच्चों तक पहुंचाता है, यानी कि भ्रूण तक पहुंचाता है। अब भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उसको बाहर माँ के द्वारा बाहर निकालता है। यानी कि माँ और बच्चे के बीच एक संबंध है, यानी कि पुल वाला संबंध है। यानी कि बच्चे के अपशिष्ट पदार्थ को माँ के द्वारा बाहर निकाल देता है और माँ के जो पोषक तत्व होता है माँ का वो बच्चे के अंदर तक जाता है। ये अपरा प्लेसेंटा होता है। और इसमें क्या होता है कि पोषक तत्व जो होते हैं विसरण द्वारा माँ से बच्चे तक पहुँचते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं जो होते हैं विसरण द्वारा माँ से बच्चे तक पहुंचते हैं। कहाँ तक, बच्चे तक, माँ से बच्चे तक पहुंचते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं विसरण द्वारा माँ से बच्चे तक पहुंचते हैं। और इसमें क्या होता है, पर एक चीज ये है कि रक्त यानी कि ब्लड जो होता है वो इसमें तालमेल कोई भी कुछ भी नहीं होता, यानी कि रक्त जो होते हैं रक्त में कोई रिलेशन नहीं होता, रक्त में ब्लड में कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। क्योंकि रक्त में जो होता है कोई रिलेशन नहीं होता। पर इनका यानी कि माँ का रक्त अलग है तो बच्चे का जो रक्त होगा वो अलग हो सकता है, अलग होगा।
इससे नहीं कि मतलब जो ब्लड ग्रुप माँ का है वही ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा, ये चीज नहीं होता इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका अपरा या प्लेसेंटा की इसका कार्य क्या होता है, मेन टॉपिक क्या होगा कि पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अपरा जो होता है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पोषण और ऑक्सीजन पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके बाद क्या है, पोषण और ऑक्सीजन प्रदान। इसके बाद क्या है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। अपरा का मेन कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना होता है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालें। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जैसे अपरा जो होता है हार्मोन का उत्पादन करता है, ताकि जैसे कि कोई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो गया है ना, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जैसे कि हार्मोन का उत्पादन करते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं, हार्मोन का श्रावण करते हैं। कौन कौन से हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, और HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये जो होते हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं, उनको बचाने में सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं। और इसके बाद है सुरक्षा। अपरा जो होते हैं तो सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा, इस तरह का जैसे कि माँ को कोई बीमारी हो गई तो अपरा माँ को यदि मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गई या कुछ भी हो गया तो यानी कि बच्चे तक ना पहुंचे, इसलिए अपरा जो होता है प्लेसेंटा जो होता है उसे सुरक्षित कर रखता है कि माँ को हो जाए पर बच्चे को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये अपरा का कार्य होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, जैसे कि अब जैसे कि मासिक चक्र या आर्तव चक्र क्या होता है, मासिक चक्र, आर्तव चक्र या फिर माहवारी। मासिक चक्र या फिर आर्तव चक्र या फिर माहवारी भी बोल सकते हैं, माहवारी। ये क्या होता है, जैसे कि मादा प्राइमेटो हो गए, बंदर, मादा प्राइमेटो, जैसे कि कहाँ कहाँ पर होता है मादा प्राइमेटो, कपी हो गए, बंदर, मादा प्राइमेटो हो गए, कपी हो गए, बंदर जो होते हैं, एवं मनुष्यों में होने वाले, मनुष्यों में होने वाले, ये मनुष्य में होने वाले जो होते हैं, होने वाले जो जनन चक्र होता है, मनुष्य में होने जो जनन चक्र जो होता है उसे मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, या माहवारी, मासिक चक्र या फिर माहवारी बोलते हैं। ये जो होता है स्त्रियों में मासिक चक्र 28 से 29 दिनों में दोहराया जाता है। जो स्त्रियों में, देखिए स्त्रियों में जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र जो होता है 28 से 29 दिनों में दोहराया जाता है। देखिए स्त्रियों में जो मासिक चक्र होता है 28 से 29 दिनों में ये दोहराया जाता है। इसमें क्या होता है, एक आर्तव चक्र के दौरान जो होता है केवल एक अंडाणु जो होता है निकलता है। एक आर्तव चक्र के दौरान जो होता है केवल एक अंडाणु जो होता है, एक आर्तव चक्र के दौरान सिर्फ एक अंडाणु जो होता है इस समय निकलता है। एक आर्तव चक्र के दौरान सिर्फ एक अंडाणु निकलता है। 14वें दिन जो होता है परिपक्व ग्राफीय फुटक जो होता है यौवन आरंभ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद है रजोधर्म, रजोनिवृत्त एवं रजोदर्शन। क्वेश्चन नंबर क्या है कि रजोधर्म
क्या है क्वेश्चन? रजोधर्म, 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 रजो दर्शन, रजो दर्शन और रजो निवृत्त, रजो निवृत्त, रजो निवृत्त, रजो धर्म, रजो दर्शन और रजो निवृत्त। ये क्या होता है? तो जैसे रजो धर्म क्या हो गया कि मनुष्य मादाओं में यौवनावस्था के बाद जो मनुष्य मादाओं में यौवनावस्था के बाद जो 28 से 29 दिनों पर जो होता है सगर्भता की अनुपस्थिति में जो होता है तो रक्तस्राव होता है। मनुष्य रजो धर्म क्या होता है कि मनुष्य मादाओं में जो होता है मनुष्य में 28 से 29 दिनों के बाद जो होता है मतलब ब्लड रिलीज होता है, यानी कि वेजाइनल के माध्यम से जो होता है मनुष्य मादा में 28 से 29 दिनों के बाद जो होता है वेजाइनल के माध्यम से जो होता है ब्लड जो रिलीज होता है, वेजाइनल माध्यम से जो ब्लड रिलीज होता है यानी कि रक्तस्राव होता है, उसे हम बोलते हैं रजोधर्म बोलते हैं। रजोधर्म होता है, रजोधर्म होता है, रजोधर्म होता है ना? हाँ, रजोधर्म होता है। इसके बाद क्या होता है? रजोधर्म हो गया। अब रजो दर्शन क्या होता है? रजो दर्शन यानी कि क्या होता है? यौवन आरंभ, यौवन और आरंभ जो होता है ये स्टार्ट होता है जब, यानी कि यौवन, रजोधर्म हो गया, रजो दर्शन, ये रजोधर्म हो गया, रजो दर्शन। रजो दर्शन क्या होता है कि जब यौवन आरंभ स्टार्ट होता है, यानी कि 10 से 12 की उम्र में यौवन आरंभ जब स्टार्ट होता है, यौवन आरंभ जब स्टार्ट होता है यानी कि स्टार्ट फेज में होता है, जब यौवन आरंभ होने पर सबसे पहले जो रजोधर्म होता है, यौवन आरंभ स्टार्ट होने जो ब्लड रिलीज होता है यानी कि रक्तस्राव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। फर्स्ट बार जो होता है, पहली बार, यानी कि यौवन आने पर सब जो पहली बार जो रक्तस्राव होता है यानी कि ब्लड रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन बोलते हैं। इसके बाद है रजो निवृत्त। क्या होता है? रजो निवृत्त क्या होता है कि जब मादाओं में 50 वर्ष यानी कि 50 वर्ष की उम्र पार करने के बाद जो होता है 50 वर्ष की उम्र तक, मादाओं में 50 वर्ष की उम्र तक जो होता है तो यौवन मतलब ये ब्लड आर्तव चक्र यानी कि माहवारी जो होती है बंद हो जाती है। मादाओं में 50 वर्ष की उम्र के बाद जो होता है जो रक्तस्राव जो होता है ये बंद हो जाता है, उसे हम रजो निवृत्त बोलते हैं। मादाओं में 50 वर्ष की आयु के बाद, 50 वर्ष की आयु के बाद है ना, 50 वर्ष की आयु के बाद जो होता है रक्तस्राव यानी कि ब्लड जो होता है रिलीज होता है, बंद हो जाता है, ब्लड रिलीज बंद हो जाता है, उसे हम रजो निवृत्त बोलते हैं। रजो निवृत्त बोलते हैं, रजो निवृत्त बोलते हैं, ठीक है, रजो निवृत्त बोलते हैं। यानी कि मादाओं में 50 वर्ष यानी कि 50 वर्ष की आयु के बाद जो होता है जो रक्तस्राव क्या होता है, 50 वर्ष की रक्तस्राव जो होता है बंद हो जाता है, उसे हम रजो निवृत्त बोलते हैं, यानी कि अंत बोलते हैं, रजोस्राव का अंत बोलते हैं। इसके बाद अब हम लोग करेंगे डायग्राम और थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं इसको। अब हम लोग डायग्राम वाले देखेंगे। जैसे यहाँ पर है स्पर्म की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना पूछा है, और यहाँ पर पूछा है मानव शुक्राणु को सचित्र समझाइए। यानी कि ये शुक्राणु की संरचना तो हो गई, यहाँ पर जैसे शुक्राणु की संरचना तो होगी, यहाँ पर जीव द्रव्य कला ये वाली जो होती है परत,
ये जीव द्रव्य कला की हो, ये अग्रपिंड एक्रोसोम यानी शीर्ष भाग होगा। एक्रोसोम यहाँ पर केंद्रक हो गया, यहाँ पर केंद्रक के नीचे जो होता है समीपस्थ तारक केंद्र होता है, और इसके और जस्ट नीचे दूरस्थ तारक, ये मिडिल लेयर होता है, मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, मिडिल लेयर होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, और यहाँ पर रिंग सेंट्रियोल, एक मतलब रिंग जैसी संरचना होती है उसे हम रिंग सेंट्रियोल हो गए। यहाँ पर अक्षीय तंतु है, एक्सियल फिलामेंट, ये जो वाली जो होती है ब्लैक वाली, ये अक्षीय तंतु यानी कि एक्सियल फिलामेंट हो गई, ये पूंछ हो गई यानी कि टेल। अब इसमें हम लोगों को पूछा है कि मानव शुक्राणु को सचित्र समझाना है, ये चित्र तो हो गया, अब इसको हमको समझाना है। तो जैसे कि यहाँ पर शीर्ष भाग देखें, इसका शीर्ष भाग है ना, शीर्ष भाग जो होता है ना, शीर्ष शीर्ष भाग है ना, शीर्ष भाग, शीर्ष भाग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिए। शीर्ष भाग जो होता है, शीर्ष भाग इसमें क्या होता है, ये अग्रपिंडक जो होता है ये शंक्वाकार होता है। शीर्ष भाग जो होता है यह जो होता है सिर का आकार, इसमें सिर का आकार जो होता है, सिर का आकार जो होता है, आकार जो होता है शंक्वाकार होता है ना, शंक्वाकार होता है यानी कि शंकु के आकार, ऐसे शीर्ष का आकार एकदम ऐसे, शीर्ष का आकार शंक्वाकार। इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से एक्रोसोम, एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जो मतलब जो शुक्राणु को अंडाणु, जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है, यानी कि शुक्राणु को अंडाणु में, शुक्राणु स्पर्म को ओवम में अंडाणु के साथ प्रवेश करने में, प्रवेश में सहायता करता है। यानी कि जब ऐसे रहेगा तभी तो शुक्राणु जो है आसानी से गति करेगा, यानी कि शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। और इस भाग में जो होते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, इस भाग में ये समीपस्थ तारक केंद्र, इस भाग के अंदर समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र पाया जाता है, समीपस्थ तारक केंद्र पाया जाता है। और इसके अंदर जो होता है ये केंद्रक वाले भाग होते हैं, इसमें जो होता है केंद्रक वाले, इनमें केंद्रक और केंद्रीय पदार्थ, इसमें केंद्रक और केंद्रीय पदार्थ, केंद्रीय जो होता है पदार्थ जो होता है, केंद्रीय पदार्थ इसके अंदर होते हैं, केंद्र के अंदर। अब इसे सिर भाग हो गया, इसके मध्य भाग जो होता है, मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस। मध्य भाग के अंदर क्या होता है, मध्य भाग में सबसे पहली बात है इसमें अक्षीय तंतु जो होते हैं, ये आधार काय, इसमें अक्षीय तंतु, आधार काय पाया जाता है, इसमें अक्षीय तंतु यानी कि आधार काय, अक्षीय तंतु यानी कि आधार, अक्षीय तंतु का आधार काय पाया जाता है, आधार काय, अक्षीय तंतु जो होते हैं आधार काय पाया जाता है। अक्षीय तंतु इसके अंदर होते हैं, यानी कि एक्सियल फिलामेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, अक्षीय तंतु में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, इसमें क्या होता है अक्षीय, मध्य भाग में कहते हैं इसमें अक्षीय तंतु के चारों ओर, जो ये अक्षीय तंतु होगा इसके चारों ओर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके अक्षीय तंतु के चारों ओर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अक्षीय तंतु के चारों ओर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें एक दूरस्थ तारक केंद्र होता है, इसमें दूरस्थ तारक केंद्र होता है। इसमें मध्य भाग में क्या होता है, एक दूरस्थ तारक केंद्र पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ये स्पर्म को यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, स्पर्म को, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य स्पर्म को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है, ठीक है। स्पर्म को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मध्य भाग, पूंछ वाला भाग, पूंछ वाला भाग जो होता है। पूंछ भाग में क्या होता है, पूंछ भाग जो होता है यह शुक्राणु को जो होता है पिछला एवं पतला भाग होता है। शुक्राणु को जो होता है यह शुक्राणु का पिछला एवं पतला भाग होता है। शुक्राणु का पिछला यानी कि सबसे लास्ट वाला भाग होता है, यह शुक्राणु का पिछला एवं
पिछला एवं पतला भाग होता है, यानी कि पूंछ जो होता है शुक्राणु का पिछला एवं पतला भाग होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसमें अक्षय तंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट, अक्षय तंतु पाए जाते हैं, यानी कि एक्सियल फिलामेंट यानी कि इसमें अक्षय तंतु पाए जाते हैं। यह ऊर्जा की सहायता से प्रसरण करता है, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इनको ऊर्जा देता है। पूंछ बढ़िया, जो पूंछ में आती है ऊर्जा, इसके बाद ये फ्लैजिलर गति करते हैं, यानी कि कसावी गति करते हैं। ये फ्लैजिला की तरह गति इसमें ये जो होता है पूंछ वाला भाग जो होता है ये ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकता है। यह ऊर्जा की सहायता से प्रचलन के लिए प्रचलन में सहायक होता है, यानी कि इनको जब ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा पूंछ के माध्यम से चलते फिरते हैं, यानी कि प्रचलन करते हैं, स्पर्म चलते फिरते हैं। इसके बाद हो ये शुक्राणु का नामांकित चित्र हो गया। इसके बाद अंडाणु का चित्र देखना है, यानी कि ओवम। अंडाणु का नामांकित चित्र देखना है तो अंडाणु के नामांकित चित्र में क्या है, सबसे पहले ये होगा ये चीज, ठीक है। इसमें क्या है, एक ये हाँ ये चीज हो गया, ठीक है। ये जो होता है कोरोना रेडिएटा, इसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक परत पाई जाती है, ये वाली परत है ना, ये है ना, ये जोना पेलुसिडा हो गई, जोना पेलुसिडा हो गई, ठीक है। जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा हो गई, फिर जोना पेलुसिडा हो गई। इसके अंदर जो होता है एक केंद्र, इसमें केंद्रक होता है, ये केंद्र बड़का सा केंद्रक हो गया, केंद्रक। ये इसके अंदर द्रव है ना, इसके जीव द्रव कला हो गई, ठीक है। हाँ ये जीव द्रव्य कला जो ना, हाँ इसके अंदर ये वाली एक परत है, ये जीव द्रव्य कला, जीव द्रव कोरोना रेडिएटा होगा, जोना पेलुसिडा, इसके अंदर जीव द्रव, यानी कि उल्ब द्रव होता है, जीव का द्रव जो होता है भरा होता है, इनकी कोशिकाएं, जीवों के अंदर की कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत से मतलब शुक्राणु जो होते हैं 20 से 30 करोड़ जो शुक्राणु, यानी कि जो स्खलित शुक्राणु होते हैं यहाँ पर करते हैं आक्रमण अंडाणु पर। ये हो गए, हाँ ये सब ऐसे हो गए। ये ऐसे शुक्राणु इसमें पर मतलब लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु इसमें पर ऐसे आक्रमण करते हैं। इसमें से कुछ क्या होता है, सिर्फ एक शुक्राणु जो होता है, यानी कि एक स्पर्म, इसमें से एक स्पर्म जो होता है तो ये होगा, हाँ यहाँ से एक स्पर्म जो होता है डायरेक्ट सीधा आक्रमण करता है तो, और जोना कोरोना रेडिएटा को पार कर जाता है और चला जाता है अंदर, तो यहीं पर हो जाता है निषेचन, है ना। हाँ ये एक शुक्राणु जो होता है इसके जो मतलब कोरोना रेडिएटा को की कोशिका को पार कर जाता है और डायरेक्ट अंदर चला जाता है, और बाकी शुक्राणु जो होते हैं, बाकी जो स्पर्म होते हैं वो सब बाहर के बाहर ही नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक शुक्राणु जो होता है वो आक्रमण करता है, जो ना कोरोना रेडिएटर को तोड़ देता है और इसके अंदर फिर चला जाता है अंडाणु के अंदर, ठीक है। जोना पेलुसिडा जो होता है ये इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जोना पेलुसिडा में रासायनिक परिवर्तन होता है। हाँ जोना पेलुसिडा में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। मादा जनन तंत्र यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। मादा जनन तंत्र का
नामांकित चित्र। तो ये ऐसे हुआ, देख के बनाना पड़ेगा भाई साहब। हाँ ये आप लोग यहाँ पर हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ये देख लीजिएगा। ये मादा, ये है मादा जनन तंत्र का, हम फाइनली ये रफ में बनाए हुए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र ये है। हाँ तो दिख रहा होगा आप लोगों को, मादा जनन तंत्र देख, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। आप जैसे कि यहाँ पर है, उधर गर्भाशय गुहा है, गर्भाशय बुध्न है, फंडस है, संकीर्ण पथ है, एम्पुला है, कीफ है, झलरी है, अंडाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है और ग्रीवा नाल, योनि और गर्भाशय अंतस्तर, गर्भाशय पेशिस्तर और परिगर्भाशय, यानी कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये पूरा चित्र है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ तो ये है पूरा, हम लोग मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आज हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। तो अब हम लोग करेंगे आगे का चैप्टर, यानी कि जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हेल्थ रिप्रोडक्टिव जनन स्वास्थ्य को करेंगे। इसके बाद है कौन सा चैप्टर, इसके बाद है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत है। इसको हम लोग पूरा को, इसको हम टॉप 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग देखा करिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत लगती है, तो आप लोग देखा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।